जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और चलिए कल के प्रश्नों के रिवीजन के साथ में आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न था कि प्रत्येक वर्ष किस राज्य में 10 दिनों के लिए ओणम त्योहार मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये त्योहार आपके केरल राज्य में होता है, यानी कि ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में किस महारत्न कंपनी के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम चैटबॉट ऊर्जा को लॉन्च किया गया है। तो इसे लॉन्च किया है भारत पेट्रोलियम ने। ऑप्शन यहां पर ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में किस राज्य में हमारे देश का जो सबसे ऊंचा हर्बल पार्क है इसका उद्घाटन किया गया। तो इसका उद्घाटन हुआ है अभी आपके उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन यहां पर डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि वर्ष 2022 में G7 समूह के जो सदस्य देश हैं उनका शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो इसका शिखर सम्मेलन होगा जर्मनी देश में, यानी कि ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर किया गया। तो ये जो हवाई अड्डा है इसका नाम कर दिया गया है आपके महाराजा अग्रसेन के नाम पर। ऑप्शन यहां पर बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में किस संस्था के द्वारा साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड को यहां पर लॉन्च किया गया। तो इसे लॉन्च किया है विश्व बैंक ने, यानी कि ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि टोक्यो पैरालंपिक में भारत के आधिकारिक भागीदार के रूप में किसको यहां पर चुना गया। तो यहां पर चुना गया थम्स अप। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में शैली सिंह ने कौन सा पदक जीता है। तो ध्यान रखिएगा, ये लॉन्ग जंप की खिलाड़ी हैं और इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। तो बी होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में मलेशिया देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसको यहां पर नियुक्त किया गया। तो यहां पर नियुक्ति हुई है इस्माइल साबरी याकूब की। ऑप्शन आपका बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में OM नाम्बियार का निधन हुआ। तो ये हमारे किस खेल के प्रसिद्ध कोच रहे थे। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके एथलेटिक्स के कोच थे, यानी कि ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में वित्त मंत्रालय ने किसके सहयोग से 250 करोड़ रुपए का उभरते सितारे फंड लॉन्च किया है। तो ए इन्होंने लॉन्च किया है सिडबी और एग्जिम बैंक के साथ में। ऑप्शन यहां पर सी होगा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में बैंकिंग व वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर किसको नियुक्त किया गया। तो यहां पर नियुक्ति हुई है TM भसीन साहब की। ऑप्शन आपका ए होगा करेक्ट। और आखिरी प्रश्न था कि अगस्त 2021 में ला गणेशन साहब को किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये बन गए हैं मणिपुर के नए राज्यपाल। ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको आने वाले समय में ग्रुप डी का या फिर NTPC CBT 2 का एग्जाम देना है तो अनअकैडमी के ऊपर मेरी डेली लाइव क्लासेज होती हैं। 11:50 पर जो क्लास होती है वह आपके ग्रुप डी के लिए होती है, और जो मेरी क्लास 3 बजे होती है वह आपकी होती है CBT 2 के लिए। तो अगर आप लोग चाहें तो इन क्लासेज को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री क्लास होती है। सारी क्लास में आपका लाइव टेस्ट भी होता है, सारे डाउट भी क्लियर किए जाते हैं, और इसके अलावा जो भी इसका PDF होता है वो भी आपको यहाँ पर दिया जाता है। तो बस आपको अनअकैडमी पर मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लेना है, जिससे आप लोग इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकें। इसके साथ साथ अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर किसी भी प्रकार के सब्सक्रिप्शन को लेना है तो उसके लिए आप यूज करिएगा कोड KV10। ध्यान रखिएगा, अभी आपके 24 तारीख से SSC कैटेगरी में नए बैच की शुरुआत हुई है, और SSC कैटेगरी में इस समय ऑफर भी है, यानी कि 1 साल का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 महीने का, और 2 सालों के सब्सक्रिप्शन पर आपको 6 महीने का यहाँ पर एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आपको किसी भी सब्सक्रिप्शन के ऊपर यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आपको ध्यान रखना है, एक बार आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप यहाँ पर 25 से 30% तक का डिस्काउंट किसी भी अनअकैडमी के कोर्स पर अवेल कर सकते हैं। तो बस इसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हर संडे को आपका कॉम्बैट भी होता है, इसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं और आपकी टॉप रैंक आती है तो फ्री में सब्सक्रिप्शन आप यहाँ से जीत सकते हैं। तो चलिए आज के पहले प्रश्न से करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में भारत और किस देश की नौसेना के बीच जायर अल बहार नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया। तो ये जो अभ्यास है वो भारत की नौसेना ने कतर के साथ में किया है। ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट।
तो ध्यान रखिएगा, अभी दोनों देशों की सेनाओं के बीच में जो हमारी फारस की खाड़ी है, जिसे आप लोग पर्सियन गल्फ के नाम से जानते हैं, वहां पर दोनों देशों की सेनाओं ने इसका आयोजन किया था। भारत की तरफ से रफाल विमान भी इसमें शामिल हुआ था। इसके अलावा जो हमारी नेवी की शिप है, जिसे हम लोग INS त्रिकंद के नाम से जानते हैं, वह भी इसमें आपके शामिल हुई थी। अब कतर देश की बात हुई है तो राजधानी यहाँ की दोहा है। ध्यान रखिएगा, अगले साल फुटबॉल का विश्व कप भी कतर में होना है। मुद्रा यहाँ की रियाल है और यहाँ के PM है शेख खालिद बिन खलीफा, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किस देश में विश्व के पहले जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण किया गया? तो इसका निर्माण हुआ है अभी स्वीडन देश में। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अब दरअसल अगर आपने स्टील के बारे में पढ़ा हो तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारा लोहा होता है, लोहे में हम थोड़ी सी मात्रा में कार्बन को मिलाते हैं, इसके अलावा थोड़ा सा मैग्नीज मिलाते हैं और उसके बाद में बना देते हैं स्टील। तो यहाँ पर स्वीडन की एक कंपनी है, कंपनी का नाम है हाइब्रिड। तो इस हाइब्रिड कंपनी ने अभी बिना कोयले का यूज किए आपके स्टील का निर्माण किया है और कंपनी के द्वारा यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया जिसका नाम है हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी। और इस टेक्नोलॉजी की मदद से इन्होंने यहाँ पर हाइड्रोजन का यूज किया कार्बन के स्थान पे और एक दुनिया के पहले जीवाश्म ईंधन मुक्त स्टील को यहाँ पर बना दिया है। तो ध्यान रखिएगा, इस स्टील में आपके कार्बन का यूज नहीं हुआ है, तो इसलिए ये पहला दुनिया का कार्बन मुक्त स्टील बन गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी स्वीडन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किस केंद्रीय मंत्री ने युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है हमारे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल अगर हम लोग इस पोर्टल की बात करते हैं जिसका नाम है युक्ति धारा। अब युक्त धारा जो पोर्टल है, इसको जो हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री हैं यानी कि जितेंद्र सिंह जी और जो हमारे ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह जी, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया। अब ये जो आपकी पोर्टल है, ये आपके रिमोट सेंसिंग से भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है उससे भी आपका ये करेक्ट है। तो इस पोर्टल को इसरो ने ग्रामीण विकास मंत्रालय की सहायता से विकसित किया है। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि यह पोर्टल आपका काम क्या करेगा। तो देखिए, मुख्य रूप से जो हमारे ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के अधीन जितने भी आपके गांव में योजनाएं वगैरह चलती हैं, चाहे वह मनरेगा योजना हो, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हो या हर बूंद जल योजना हो, इन सभी की मॉनिटरिंग इससे अच्छे से की जाएगी। इसके अलावा जो भी आपके इन योजनाओं से जुड़े हुए साइट्स होंगे उनकी जियो टैगिंग भी की जाएगी, जिससे आप इनके बारे में और बेहतर तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए इसे लॉन्च किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ किया गया हमारी जो वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री हैं, नाम इनका है निर्मला सीतारमन। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, ये योजना है क्या? देखिए, अभी केंद्र सरकार के द्वारा इस स्कीम की घोषणा की गई। क्या होगा इसमें? तो सरकार ने ये कहा है कि जो भी हमारे स्वामित्व में चीजें हैं उनको हम लोग कुछ सालों के लिए हमारे देश में जो भी निजी कंपनियां हैं उनको देंगे पैसे पे। यानी कि आप सिंपली ये समझ सकते हैं कि जैसे गांव वगैरह में देखा होगा कि बहुत जगह पे किसान जब सिंचाई के लिए पाइप वगैरह का यूज करते हैं, तो ये पाइप किसी के यहाँ से वो किराए पर लाते हैं, इस पाइप का यूज करते हैं, बदले में इसका किराया देते हैं और फिर पाइप को ले जाकर के लौटा देते हैं। तो कुछ इसी प्रकार की योजना है। यानी कि सरकार के पास में जो भी परिसंपत्तियां हैं, चाहे वह सड़क हो गया, रेलवे हो गया, बिजली की कंपनियां हो गई, कोयले की कंपनियां हो गई, तो इन कंपनियों को अगले 4 सालों के लिए हमारे निजी क्षेत्रों को दे दिया जाएगा। उसके बाद में निजी क्षेत्र इसके लिए सरकार को पैसा देंगे और फिर इन सब चीजों का यूज करके वो मुनाफा कमाएंगे। और सरकार ने कहा है कि ये सिर्फ 4 सालों के लिए चलेगा और उसके बाद में यहाँ पर ये जो चीजें होंगी वो सरकार के पास में फिर से आ जाएंगी वापस। तो आई थिंक आपने इसको समझा होगा कि क्या प्लान है सरकार का। हालांकि प्लान तो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन देखते हैं कि आने वाले समय में इसका इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर क्या पड़ता है। अच्छा, सबसे ज्यादा इसमें किसको दिया जाएगा? तो जो हमारा सड़क वाला वो है, क्या नाम है, सेक्टर है, यानी कि जो आपका सड़क हो गया, हाईवे हो गया, इनको प्राइवेट प्लेयर को दिया जाएगा लीज के ऊपर। रेलवे हमारा हो गया तो इसे भी प्राइवेट हाथों में दिया जाएगा। बिजली की बात करते हैं तो जो बिजली से जुड़ी हुई कंपनियां हैं
तेल और गैस पाइपलाइन है, दूरसंचार है। तो ये हमारे प्रमुख सेक्टर हैं जिनको सरकार किराए पे देकर के पैसे को इकट्ठा करेगी। तो सरकार का टारगेट है कि इससे हम लोग टोटल 6 लाख करोड़ रुपए जुटाएंगे और इसको आपकी अर्थव्यवस्था में यूज किया जाएगा। अब जाहिर सी बात है, यहां पर आप लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि चलिए निजी क्षेत्रों में दिया जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन क्या सरकार इन सारी कंपनियों को नहीं चला सकती है? क्या सरकार इनका मैनेज स्वयं से नहीं कर पा रही है? क्या सरकार के लिए जरूरी है कि वह इन सारी चीजों को निजी हाथों में ही दे? आखिर में सरकार के पास में तो सबसे ज्यादा रिसोर्स होते हैं, तो सरकार शायद निजी कंपनियों से बेहतर इसको चला सकती है। तो आगे आने वाले समय में इसका क्या इंपैक्ट होता है, ये आप लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किस आईआईटी संस्थान ने हमारे देश का जो पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर है, जिसका नाम है नियोबोल्ट, उसको यहां पर लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च कर दिया है आईआईटी मद्रास ने। ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। अब ये आप देख सकते हैं एक प्रकार से इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो जो भी हमारे चलने में असक्षम लोग हैं वह लोग इसका यूज कर सकते हैं। एक बार अगर आप इसे चार्ज करेंगे तो 25 किलोमीटर की यात्रा आप इससे कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि 25 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से ये चल सकती है और इसके 1 यूनिट की कास्ट होगी 55,000 रुपए। तो अभी आईआईटी मद्रास के द्वारा इस नियोबोल्ट व्हील चेयर को लॉन्च किया गया है। तो नाम भी ध्यान रखेंगे, इसका नाम है नियोबोल्ट। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आज ये डेली करंट अफेयर की आखिरी क्लास है, यानी कि कल से आपको डेली करंट अफेयर की क्लास नहीं मिलेगी और जो भी आपके टॉपिक वाइज करंट अफेयर बचे हैं सबसे पहले हम लोग उनको समाप्त करेंगे और उसके बाद में 1 तारीख से हम लोग डेली साइंस एमसीक्यू की शुरुआत करने वाले हैं। यानी कि हर दिन हम लोग 15 साइंस के जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनकी शुरुआत करेंगे। तो वो आपका वीडियो 1 सितंबर से मिलना शुरू हो जाएगा और ये आपके डेली करंट अफेयर का आखिरी वीडियो है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन होगा जिनेवा में। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, जिसे आप लोग विश्व आर्थिक मंच के नाम से जानते हैं, हर साल वो इसका आयोजन करवाता है। तो इस साल स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 20 से 23 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। थीम इसका क्या है? तो थीम इसका है शेपिंग द इक्विटेबल इंक्लूसिव सस्टेनेबल रिकवरी, यानी कि कोविड-19 के कारण जो भी आपके देशों की अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद हो चुकी हैं उनको एक बार फिर से इंक्लूसिव तरीके से रिकवर करने का टारगेट है और इसी के ऊपर इसकी थीम इस बार आधारित है। WEF की बात करते हैं तो जनवरी 1971 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड के कोलोग्नी में मिलेगा और इसके अध्यक्ष हैं क्लाउस श्वाब। अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय के अंतर्गत माईजीओवी ने संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ एक साझेदारी किया है? तो ये साझेदारी इन्होंने किया है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के साथ। ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो इसके हमारे मंत्री हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब। तो इसी के अंतर्गत हमारा एक प्लेटफॉर्म है सरकार का जिसका नाम है माईजीओवी, जिसे आप लोग माई गॉव भी कहते हैं। तो इसने अभी आपके अमृत महोत्सव श्री शक्ति इनोवेशन चैलेंज के लिए यूनाइटेड नेशन वुमेन के साथ में एक समझौता किया है। अब ये आपका चैलेंज क्या है? तो देखिए, इसके अंतर्गत हमारे देश में महिला सशक्तिकरण के लिए जो भी देश की महिला उद्यमी है, यानी कि जो भी बिजनेसमैन है आपकी महिला, उनके द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो भी आपके टेक्नोलॉजी का यूज करके अच्छी चीजें की जा सकती हैं उनको यहां पर प्रोत्साहित किया जाएगा। तो इसी के लिए ये आपका आयोजित होगा यूनाइटेड नेशन वुमेन के साथ में मिलकर के। तो ऑप्शन यहां पर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में जारी ग्लोबल विनिर्माण जोखिम सूचकांक में हमारा देश किस स्थान पर रहा है? तो हम इसमें रहे हैं आपके दूसरे स्थान पर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। आप देख सकते हैं कि यहां पर सरकार ने काफी अच्छा काम किया है और मेक इन इंडिया जैसे जो प्रोजेक्ट हैं उनका इंपैक्ट आपको देखने को मिला है। पहले सिंपल शब्दों में ये समझिए कि ये जो हमारा रिपोर्ट है वह किस चीज के बारे में बताता है। देखिए, रिपोर्ट आपकी ये बताती है कि अगर कोई भी कंपनी किसी देश में निवेश करना चाहती है या वहां पर वह विनिर्माण करना चाहती है तो सबसे बेहतर डेस्टिनेशन उसके लिए कौन सा है, यानी कि जहां पर वह सबसे बेहतर तरीके से प्रोडक्शन को कर सकती है। मुख्य रूप से 3 चीजें हैं जिनके ऊपर इसको यहां पर जारी किया गया है। सबसे पहली चीज है कि वहां पर कंडीशन कैसी है, उस देश में कंडीशन कैसी है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वहां पर अगर आप लोग किसी चीज का उत्पादन करते हैं तो उसकी लागत कितनी आती है, और तीसरी चीज है रिस्क, यानी कि
पर्यावरण से किस प्रकार का वहां पर रिस्क हो सकता है, या फिर वहां का जो सरकार है उससे किस प्रकार का रिस्क हो सकता है, तो इन सभी के आधार पर इसको जारी किया गया है। तो चाइना हमेशा की तरह पहले स्थान पे है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में वो दुनिया में शीर्ष पर ही है। भारत की बात करते हैं तो हम लोग इसमें दूसरे पे आ गए हैं, और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने इसमें अमेरिका को पीछे कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, इसमें हम लोग अमेरिका को पीछे करके दूसरे स्थान पे हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में प्रकाशित पुस्तक एड्रेस बुक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है ऋतु मेनन ने। ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल ऋतु मेनन के द्वारा ये जो आपकी पुस्तक है, जब कोविड के समय आपका लॉकडाउन था तो उसी दौरान जो इनकी स्मृतियां हैं उसी के ऊपर लिखी गई है। बाकी ऋतु मेनन की बात करते हैं तो हमारे देश की जो पहली नारीवादी प्रेस थी जिसका नाम है कॉलिंग फॉर वीमेन, उसकी ये सह संस्थापक है और उन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में कब से कब तक विश्व जल सप्ताह मनाया जा रहा है? तो ये जो सप्ताह है वो आपका मनाया जा रहा है यहां पर 23 से 27 अगस्त तक, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए, है तो ये सप्ताह, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि 7 दिनों के लिए मनाया जाता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि यह एक सप्ताह है जो कि 23 से 27 अगस्त यानी कि 5 दिनों के लिए मनाया जाता है। ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो आपके स्वीडन में एक संस्था है जिसका नाम है स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय जल संस्थान। तो 1991 में इसके द्वारा मनाए जाने की शुरुआत हुई थी। उद्देश्य यह है कि जो भी हमारे जल से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको यहाँ पर लोगों के सामने लाया जाए और जल संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, इसी के उद्देश्य से ये मनाया जाता है। तो थीम क्या है इस बार? बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर, ये इस बार का विषय है। अच्छा, एक हमारा विश्व जल दिवस भी होता है, तो वो दिवस आपके कब मनाया जाता है इसके बारे में आप नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किस राज्य में वांचुआ त्योहार मनाया गया? तो वांचुआ त्योहार की बात करते हैं तो ये अभी असम में मनाया गया है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल अगर हम लोग वांचुआ की बात करते हैं तो असम में आपकी एक जनजाति रहती है। नाम क्या है इसका? तो इस जनजाति का नाम है तिवा। तो तिवा जनजाति मुख्य रूप से आपको कार्बी एंगलोंग जिले में मिलेगी और वहीं पर इस जनजाति के द्वारा इसको मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य इसका यह होता है कि जो भी हमारी फसल की अच्छी पैदावार होती है उसको मनाने के लिए, यानी कि पैदावार अच्छी हुई है तो उसके लिए, और जो भी आपकी फसलें होती हैं उनको कीड़े ना लगे या कोई भी प्राकृतिक आपदा से उन फसलों को नुकसान ना हो, इसके लिए एक प्रकार की ये प्रार्थना होती है। और इस दौरान तिवा जनजातियों के द्वारा जो इनका फेवरेट डांस है वो भी किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये मनाया जाता है असम में। डी होगा यहाँ पर करेक्ट। आखिरी प्रश्न है कि HDFC बैंक ने किसके साथ में पेमेंट गेटवे समाधान के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता इन्होंने पेटीएम के साथ में किया। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अब दरअसल ये समझौता है क्या? तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो समझौता है वह मुख्य रूप से जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनके लिए इसको लॉन्च किया गया है। जैसे आपने देखा होगा पॉस मशीन, जो कि आपकी पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है, तो जो भी आपके पेटीएम के एंड्रॉयड पॉस मशीन है उस मशीन को यहाँ पर एक नए तरीके से लॉन्च किया जाएगा और इसमें आपका जो बैंकिंग पार्टनर है वो हो जाएगा HDFC बैंक। तो इससे जो भी आपके व्यापारी वगैरह हैं उनको यहाँ पर ट्रांजैक्शन करने में आसानी होगी। बाकी HDFC बैंक की बात करें तो 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा मुंबई में और इसके वर्तमान में MD और CEO हैं। नाम उनका है शशिधर जगदीशन। बात करते हैं पेटीएम की तो इसका मुख्यालय आपको नोएडा में मिलेगा और इसके संस्थापक हैं, उनका नाम है विजय शेखर शर्मा। तो ये भी आपको याद रखना है। अब आइए कल के प्रश्नों का उत्तर हम लोग जान लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? तो इस साल के शुरुआत में जो आपके वन, पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय की रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार हमारे देश में थे टोटल 103, लेकिन 2 आपके बन गए हैं असम में, यानी कि 2 की घोषणा हो चुकी है, तो इनकी संख्या हो गई है 105। भारत में अगर हम कुल रामसर स्थल की बात करते हैं तो इस साल तक हमारे यहाँ पर 42 थे, लेकिन अभी हाल ही में 4 नए घोषित किए गए हैं, तो इससे इनकी जो संख्या है वो हो चुकी है 46। अगर हम लोग टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो इस साल हमारे देश में 2 बने हैं और इससे इनकी संख्या हो चुकी है 52। भारत में कुल यूनेस्को के स्थल की बात करते हैं तो ये भी इस साल हमारे देश में 2 नए घोषित हुए हैं, तो इनकी संख्या हो चुकी है यहाँ पर 40। तो इनके बारे में अच्छे से आप याद रखेंगे। आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? दूसरा प्रश्न है कि 2020 में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर RBI ने 1 मिलियन फॉलोअर पूरा किया?
और तीसरा प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है। तो ये कल आपके सीजीएल के प्रश्न है। दरअसल मेरे एक फ्रेंड थे, उनका एग्जाम था, तो उन्हीं के द्वारा ये प्रश्न बताया गया था, तो उसी को मैंने आपके सामने यहाँ पर रखा है। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।